घर से भागकर शादी करने वाली लड़कियों के लिए एक शिक्षाप्रद कहानी। ट्रेन के एसी कंपार्टमेंट में सामने की सीट पर बैठी लड़की ने पूछा, हेलो, क्या आपके पास इस मोबाइल की सिम निकालने का पिन है? उसने अपने बैग से एक फ़ोन निकाला। वह नया सिम उसमें डालना चाहती थी, लेकिन सिम स्लॉट खोलने के लिए पिन की ज़रूरत पड़ती है जो उसके पास नहीं था। मैंने हाँ में गर्दन हिलाई और अपने बैग से पिन निकाल कर दे दी। लड़की ने थैंक्स कहते हुए पिन ली और सिम डालकर पिन वापस कर दी। थोड़ी देर के बाद वह इधर उधर देखने लगी। मुझसे रहा नहीं गया, मैंने पूछ लिया, कोई परेशानी है? वह बोली, सिम स्लॉट नहीं हो रहा। मैंने मोबाइल मांगा, उसने दिया। मैंने मोबाइल देखकर उससे कहा कि सिम अभी एक्टिवेट नहीं हुई है, थोड़ी देर बाद हो जाएगी। एक्टिव होने के बाद आईडी वेरिफिकेशन होगा, मैंने कहा। तो लड़की ने पूछा, आईडी वेरिफिकेशन क्यों? मैंने कहा, आजकल सिम आईडी वेरिफिकेशन के बाद ही एक्टिव होती है। जिस नाम से सिम उठाई गई है उसका ब्यौरा पूछा जाएगा, बता देना। लड़की बुदबुदाई। ओह, मैंने दिलासा देते हुए कहा, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। आपने एक हाथ से दूसरे हाथ को दबाती रही मानो किसी परेशानी में हो। मैंने फिर विनम्रता से कहा, अगर आपको कहीं कॉल करना है तो मेरा मोबाइल इस्तेमाल कर लीजिए। लड़की ने कहा, फिलहाल नहीं, लेकिन यह सिम किस नाम से खरीदी गई है मुझे पता नहीं है। मैंने कहा, एक बार एक्टिव हो जाने दीजिए, जिसने आपको सिम दी है उसी के नाम से होगी। उसने कहा, ओके, कोशिश करते हैं। मैंने पूछा, आपका स्टेशन कहाँ है? लड़की ने कहा, दिल्ली। और आप? लड़की ने मुझसे पूछा। मैंने कहा, दिल्ली जा रहा हूँ, एक दिन का काम है। आप दिल्ली में रहती हैं या? लड़की बोली, नहीं, दिल्ली में मेरा कोई काम नहीं है और ना ही घर है मेरा वहाँ। तो मैंने उत्सुकतावश पूछा। बोली, दरअसल यह दूसरी ट्रेन है जिसमें आज मैं दिल्ली जा रही हूँ और दिल्ली से तीसरी ट्रेन पकड़नी है, हमेशा के लिए आज़ाद। आज़ाद? लेकिन किस कैद से? मुझे फिर जिज्ञासा हुई, किस कैद में थी यह कमसिन अल्हड़ सी लड़की? लड़की बोली, उसी कैद में जिसमें हर लड़की होती है, जहाँ घर वाले कहे वहाँ शादी कर लो, जब जैसा कहे वैसा कर लो। मैं घर से भाग चुकी हूँ। मुझे ताज्जुब हुआ, मगर अपने ताज्जुब को छुपाते हुए मैंने हंसते हुए पूछा, अकेली भाग रही हैं आप? आपके साथ कोई नजर नहीं आ रहा? वह बोली, अकेली नहीं, साथ में है कोई। मेरे प्रश्न खत्म नहीं हो रहे थे। दिल्ली से एक और ट्रेन पकड़ूंगी, फिर अगले स्टेशन पर वो जनाब मिलेंगे और इसके बाद हम किसी को नहीं मिलेंगे। ओह, ये तो प्यार का मामला है। उसने कहा, जी। मैंने उसे बताया कि मैंने भी लव मैरिज की है। ये बात सुनकर वो खुश हुई, बोली, वाह, कब, कैसे? लव मैरिज की बात सुनकर वो मुझसे बात करने में रुचि लेने लगी। मैंने कहा, कब, कैसे कहा, वो मैं बाद में बताऊंगा, पहले आप बताओ, आपके घर में कौन कौन है? उसने होशियारी बरतते हुए कहा, वो मैं आपको क्यों बताऊं? मेरे घर में कौन है? कोई भी हो सकता है, मेरे पापा, माँ, भाई, बहन, या हो सकता है कि भाई ना हो, सिर्फ बहनें हो, या ये भी हो सकता है कि बहन ना हो और दो चार गुस्सा करने वाले बड़े भाई हो। मतलब मैं आपका नाम भी नहीं पूछ सकता? मैंने काउंटर मारा। वह बोली, कुछ भी नाम हो सकता है मेरा, टीना, मीना, रीना, कुछ और भी। बहुत बातुली लड़की थी वो। थोड़ी इधर उधर की बातें करने के बाद उसने मुझे टॉफ़ी दी, जैसे छोटे बच्चे देते हैं क्लास में। बोली, आज मेरा बर्थडे है। मैंने उसकी हथेली से टॉफ़ी उठाते हुए बधाई दी और पूछा, कितने साल की हुई हो? वह बोली, 18। मतलब भागकर शादी करने की कानूनी उम्र हो गई है आपकी? वो हंसी। कुछ ही देर में काफ़ी फ्रैंक हो चुके थे हम दोनों, जैसे बहुत पहले एक दूसरे को जानते हैं। मेरी उम्र 35 साल है, यानी 17 साल बड़ा हूँ। उसने चुटकी लेते हुए कहा, लग तो नहीं रहे हो। मैंने मुस्कुरा दिया और मैंने उससे पूछा, तुम घर से भाग कर आई हो, तुम्हारे चेहरे पर चिंता के निशान जरा भी नहीं है। इतनी बेफिक्री मैंने पहली बार देखी। खुद की तारीफ सुनकर वह खुश हुई। वह बोली, मुझे मेरे लवर ने पहले ही समझा दिया था कि घर से निकलो तो बिंदास होकर निकलना, घर वालों के बारे में बिल्कुल ना सोचना, बिल्कुल अपना मन खराब मत करना, हम दोनों के बारे में ही सोचना, और मैं वही कर रही हूँ। मैंने फिर चुटकी ली और कहा, उसने तुम्हें
मुझ जैसे अनजान मुसाफिर से दूर रहने की सलाह नहीं दी? हंसकर कहा, शायद वह भूल गया होगा ये बताना। मैंने उसके प्रेमी की तारीफ करते हुए कहा, तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो काफी टैलेंटेड है। किस तरीके से तुम्हें अकेले घर से रवाना किया? तीन ट्रेन बदलवाई ताकि कोई ट्रेक ना कर सके। वेरी टैलेंटेड पर्सन। लड़की ने हामी भरी, बोली, बहुत टैलेंटेड है वो, उसके जैसा कोई नहीं। मैंने उसे बताया कि मेरी शादी को 10 साल हो गए हैं और एक बेटी है 8 साल की और एक 1 साल का बेटा। 1 साल का यह देखो उसकी तस्वीर मेरे फ़ोन पर बच्चों की तस्वीर देखकर उसने मुंह से निकल गया, सो क्यूट। मैंने उसे बताया कि जब यह पैदा हुई तब मैं कुवैत में था, पेट्रो कंपनी में अच्छी खासी जॉब थी मेरी, बहुत अच्छी सैलरी थी कि कुछ महीनों बाद मैंने वहां से जॉब को छोड़ दी, अपने ही कस्बे में काम करने लगा। लड़की ने पूछा, जॉब क्यों छोड़ी? मैंने कहा, बच्ची को पहली बार गोद में उठाया तो ऐसा लगा मेरी पूरी दुनिया मेरे हाथों में है। 30 दिन की छुट्टी पर घर आया था, वापस जाना था लेकिन वापस जा ना सका। इधर बच्ची का 55 खर्च होता रहे, उधर मैं पूरी दुनिया कमा लूं तब भी घाटे का सौदा है। 2 टके की नौकरी, बचपन उसका लाखों का। उसने पूछा, क्या बीवी बच्चों के साथ नहीं ले जा सकते थे? मैंने कहा, काफी टेक्निकल मामले से गुजरना पड़ता कर काफी लंबे समय के बाद रख सकते हैं। उस वक्त यह मुमकिन ना था, मुझे दोनों में से किसी एक को चुनना था, आलीशान रहन सहन के साथ नौकरी या परिवार। मैंने परिवार को चुना, अपनी बेटी को बड़ा होते देखने के लिए। मैं कुवैत गया था अपना इस्तीफा देने के लिए और वापस लौट आया। लड़की ने कहा, वेरी इम्प्रेसिव, मुस्कुराकर खिड़की की तरफ देखने लगा। लड़की ने पूछा, अच्छा आपने तो लव मैरिज की थी ना, फिर आप भागकर कहाँ गए थे, कैसे रहे और कैसा गुजरा हुआ वक्त? हर सवाल और हर बात में मुझे महसूस हो रहा था कि लड़की लड़कपन के शिखर पर है, बिल्कुल नासमझ और मासूम छोटी बहन सी। मैंने उसे बताया कि हमने भागकर शादी नहीं की और यह भी कि हाँ, उसके पापा ने मुझे पहली नज़र में रिजेक्ट कर दिया था। उन्होंने आपको रिजेक्ट क्यों किया? लड़की ने पूछा। मैंने कहा, रिजेक्ट करने का कुछ भी कारण हो सकता है, मेरी जाति, मेरा घर, मेरा परिवार। बिल्कुल सही, लड़की ने अपनी सहमति दर्ज कराई। फिर उसने पूछा, आपने क्या किया? मैंने कहा, मैंने कुछ नहीं किया, उसके पिता ने रिजेक्ट कर दिया तो वहीं से मैंने अलग सोचना शुरू कर दिया। खुशबू ने मुझसे कहा कि हम भाग चलते हैं, मेरी वाइफ का नाम खुशबू है। मैंने साफ मना कर दिया। वह 2 दिन तक लगातार जोर देती रही, भाग चलते हैं। मैंने मना करता रहा। मैंने उसे समझाया कि भागने वाले जोड़े में लड़के की इज्जत पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता, जबकि लड़की के पूरे कुल की इज्जत धुल जाती है। भागने वाला लड़का उसके दोस्तों में हीरो बन जाता है, इसके विपरीत जो लड़की प्रेमी संग भाग रही है उल्टा कहलाती है। मोहल्ले के लड़के उसे चालू कहते हैं। बुराइयों के तमाम शब्दकोश लड़की के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। भागने वाली लड़की 60 साल की वृद्धा भी हो जाएगी, तभी जवानी में किए गए कांड का कलंक उसके माथे से नहीं मिटता। मानता हूँ कि लड़का लड़की को तोड़ने वाला ये दोहरा मापदंड गलत है, लेकिन हमारे समाज में यह नजरिया गलत है। नीचे का होठ अपने दांतों तले पीसने लगी। उसने अपनी पानी की बोतल का ढक्कन खोला और एक घूंट पानी पिया। मैंने उससे कहा कि अगर मैं उस दिन उसको भगा ले जाता तो उसकी माँ तो शायद कई दिनों तक पानी भी नहीं पीती। इसलिए मेरी हिम्मत कोई ऐसा काम करने की ना हुई। मैं जिससे प्रेम करूं उसके माँ बाप भी मेरे माँ बाप के समान ही हैं, चाहे शादी हो या ना हो। कुछ पल के लिए वह सोच में पड़ गई, लेकिन मेरे बारे में और अधिक जानना चाहती थी। फिर उसने पूछा, आपकी शादी कैसे हुई? मैंने बताया, खुशबू की सगाई कहीं और हो गई थी। धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल होने लगा। खुशबू और उसके मंगेतर की बातें भी होने लगी थी फोन पर, लेकिन शादी जैसे जैसे नजदीक आने लगी उन लोगों की डिमांड बढ़ने लगी। डिमांड मतलब? लड़की ने पूछा। डिमांड का एक ही मतलब होता है, दहेज की डिमांड। बहुत लालची लोग थे, इसलिए मैंने वह शादी तोड़वा डाली। इसलिए नहीं कि मुझे खुशबू से शादी करनी थी, बल्कि इसलिए कि अगर खुशबू वहां जाती तो खुशबू कभी भी वहां खुश नहीं रह पाती, क्योंकि वह लोग लालची लोग थे।
किसी तरह उसके घर वालों को समझा बुझाकर मैं फ्रंट पर आ गया और शादी हो गई। यह सब किस्मत की बात थी। लड़की बोली, अच्छा हुआ आप मिल गए, वरना वह गलत लोगों में फंस जाती। मैंने कहा, जरूरी नहीं है कि माता पिता का फैसला हमेशा सही हो, और यह भी जरूरी नहीं कि प्रेमी जोड़े की पसंद सही हो। दोनों में से कोई भी सही या गलत हो सकता है। काम की बात तो यह है कि कौन ज्यादा वफादार है। लड़की ने फिर से पानी का एक घूंट लिया और मैंने भी पानी पिया। लड़की ने तर्क दिया कि हमारा फैसला गलत हो जाए तो कोई बात नहीं, उन्हें ग्लानि नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा, फैसला ऐसा हो जो दोनों का हो, बच्चे और माता पिता दोनों की सहमति हो, वह सबसे सही। बुरा मत मानना, मैं कहना चाहूंगा तुम्हारा फैसला तुम दोनों का है, जिसमें तुम्हारे पेरेंट्स शामिल नहीं हैं। ना ही तुम्हें इश्क का असली मतलब पता है अभी। उसने पूछा, इश्क का सही अर्थ क्या है? मैंने कहा, तुम इश्क में हो, तुम अपना सब कुछ छोड़कर चली आई, ये सच्चा इश्क है। सोचा ये इश्क है। तुम्हारा दिमाग दुनियादारी से के फितूर से बिल्कुल खाली था। उस खाली जगह में इश्क का फितूर भर दिया गया। जिन जनाब ने इश्क को भरा, क्या वो इश्क में नहीं? यानी तुम जिनके साथ जा रही हो वो इश्क में नहीं, बल्कि होशियारी और हीरोगिरी में है। जो इश्क में होता है वो इतनी प्लानिंग नहीं कर पाता, 3 ट्रेनें नहीं बदलवा पाता, उसका दिमाग इतना काम ही नहीं कर पाता। कोई कहे मैं आशिक हूँ, वो शातिर भी हो, ये नामुमकिन है। मजनू इश्क में पागल हो गया था। लोग उसे पत्थर मारते थे। उसे इश्क में उसकी पहचान तक मिट गई। उसे दुनिया मजनू के नाम से जानती थी, जबकि उसका असली नाम केश था, जो नहीं इस्तेमाल किया जाता। वो शातिर होता तो केश से मजनू ना बन पाता। फरहान ने शीरी के लिए पहाड़ों को खोदकर नहर निकाल डाली थी और उसी नहर में उसका लहू बहा था। वो इश्क था। इश्क में कोई फकीर हो गया तो कोई जोगी हो गया। किसी माझी ने पहाड़ तोड़कर रास्ता निकाल लिया। किसी ने अतिरिक्त दिमाग नहीं लगाया, चालाकी नहीं की। लालच, हवस और हासिल करने का नाम इश्क नहीं। इश्क समर्पण करने का को कहते हैं, जिसमें इंसान सबसे पहले खुद का समर्पण करता है, जैसे तुमने किया। लेकिन तुम्हारा समर्पण हासिल करने के लिए था, यानी तुम्हारे इश्क में लालच की मिलावट हो गई। लड़की अचानक से खो गई। उसकी खिलखिलाहट और खिल्लड़पन एकदम से खामोशी में बदल गया। मुझे लगा मैं कुछ ज्यादा ही बोल गया, फिर भी मैंने जारी रखा। मैंने कहा, प्यार तुम्हारे पापा ने तुमसे करते हैं। कुछ दिनों के बाद उनका वजन आधा हो जाएगा। तुम्हारी माँ कई दिनों तक खाना नहीं खाएगी, ना पानी पिएगी, जबकि आपको अपने आशिक को आजमा कर देख लेना था। ना तो उसकी सेहत पर फर्क पड़ता, ना ही दिमाग पर। वो अक्लमंद है, अपने लिए अच्छा सोच लेता। आजकल गली मोहल्ले के हर तीसरे लौंडे लपाटे को जो इश्क हो जाता है, वो इश्क नहीं है, वो सिनेमा जैसा कुछ है। एक तरह की स्टंटबाजी, डेयरिंग, कुछ अलग करने का फितूर और कुछ नहीं। लड़की का चेहरे का रंग बदल गया। ऐसा लग रहा था कि वो अब यहाँ नहीं है। उसका दिमाग किसी अतीत में टहलने चला गया। मैं अपने फोन को स्क्रॉल करने लगा, लेकिन मन की इंद्रियां उसकी तरफ थी। थोड़ी ही देर में उसका और मेरा स्टेशन आ गया। बात कहाँ से कहाँ निकल गई और कहाँ पहुँच गई। उसके मोबाइल पर मैसेज टोन बजी। देखा, सिम एक्टिवेट हो चुकी थी। उसने चुपचाप बैग में से आगे का टिकट निकालकर फाड़ दिया। मुझसे कहा कि एक कॉल करना है। मैंने मोबाइल दिया। उसने नंबर डायल किया, रख करके कहा, सॉरी पापा, और सिसक कर रोने लगी। सामने से पिता भी फोन पर बेटी को संभालने की कोशिश करने लगे। उसने कहा, पिताजी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं घर आ रही हूँ। दोनों तरफ से भावनाओं का सागर उमड़ पड़ा। हम ट्रेन से उतरे। उसने फिर से पिन मांगी। मैंने पिन दी। उसने मोबाइल से सिम निकालकर तोड़ दी और पिन मुझे वापस कर दिया। अगली ट्रेन से वापस अपने घर जाने लगी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे अगली कहानी के साथ दोस्तों। वंदे मातरम।